प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। ये हमारा विज्ञान विषय है और इसका चैप्टर 8 है जलवायु और अनुकूलन। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। हम लोग रोज़ प्रकृति में परिवर्तन का अवलोकन करते हैं। सूर्य का निकलना एवं डूबना, चांद का पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना, पवन का तेज गति से चलना, तूफान एवं उड़ते चक्रवात, बिजली का चमकना, वर्षा का होना, तेज पवन का झोंका आदि घटनाएं आए दिन होती है। इसके अतिरिक्त भी प्रकृति के असाधारण दृश्य आकाश में हम देखते हैं, जैसे वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष का निकलना। यह सब परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। हमारा दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। मौसम की जानकारी हमें समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों से भी प्राप्त होती है। दैनिक समाचार पत्रों में मौसम की रिपोर्ट, जिसमें ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारी होती है। हम लोग दूरदर्शन एवं टीवी में प्रायः सभी चैनलों पर समाचार के बाद या समाचार से पहले मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं। मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। हम लोगों ने क्रियाकलाप को स्किप किया है। इस प्रकार किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग में प्रतिदिन का परिवर्तन उस स्थान का मौसम कहलाता है। किसी भी स्थान का मौसम एक तरह का नहीं होता, यह दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। इसलिए हम आम बोलचाल में कहते हैं कि आज मौसम बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है। यह हर क्षण बदलता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत कड़ी धूप निकली हुई है, लेकिन अचानक ही बादल घिर जाता है और तेज वर्षा होने लगती है। मौसम के विभिन्न अंगों की जानकारी का संग्रह हम ग्राफ के द्वारा भी कर सकते हैं। इस संकलित आंकड़े से यह स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान प्रतिदिन मौसम वैज्ञानिक द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तापमान जानने के लिए एक विशेष तापमापी यंत्र होता है, जिसे अधिकतम से न्यूनतम तापमापी कहा जाता है। यह तापमापी प्रयोगशाला तापमापी की तरह होता है, जिसका परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री तक होता है। मौसम संबंधी और अधिक जानकारी हमें मौसम विभाग कार्यालय से भी प्राप्त हो सकती है। मौसम का यह परिवर्तन सूर्य एवं पृथ्वी के आपसी संबंध, जैसे पृथ्वी के किस भाग पर सूर्य की किरणें किस कोण पर जा रही है, के कारण होता है। सूर्य की पृथ्वी से अत्यधिक दूरी होने के बावजूद भी उसके द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा इतनी अधिक, पर इसका प्रभाव स्वाभाविक है। आइए हम लोग सब मिलकर मौसम की रिपोर्ट तैयार करें, जो 2 दिनों तक का अलग अलग दैनिक समाचार पत्र लें और उनमें 2 दिनों का दैनिक समाचार पत्र लें और उनमें ली गई इस मौसम सूचना को इस तुलनात्मक तालिका 8.2 में बनाएं। मई वर्तमान वर्ष दैनिक रिपोर्ट अखबार से ली गई है। 15 नवंबर पिछले वर्ष के दैनिक अखबार से ली गई रिपोर्ट। पूर्वानुमान अनुमान मुख्यतः साफ रहेगा। कुछ क्षेत्रों में शाम एवं रात के समय गरजने वाले बादल बन सकते हैं और अधिकतम तापमान में कोई खास तब्दीली नहीं होगी और इसे 44 डिग्री सेल्सियस के तापमान रहने की संभावना है। पूर्वानुमान सुबह कुहासा रहेगा, दिन में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। अधिकतम 44.7 डिग्री, अधिकतम 26 डिग्री से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 41% और आर्द्रता शाम 33%। यहाँ न्यूनतम 53 बजे सूर्योदय 4:10 और 6:30 और सूर्यास्त 8:29 में होगा और 17:34 में हो जाएगा।
चंद्रोदय 18:20 में और चंद्रास्त 12:09 में हो जाएगा। ये दोनों रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित जानकारियों का अनुमान लगाएं तथा तालिका 8.3 में लिखें। यहाँ पे सापेक्षिक आर्द्रता सुबह शाम और सुबह शाम का लिखें। जलवायु तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक है। प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों तथा अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। इसी मौसम पैटर्न में किसी स्थान की जलवायु का पता चलता है। हमारे यहाँ जलवायु आमतौर से उष्णकटिबंधीय है। यह आमतौर पर मानसून पर निर्भर करती है। यहाँ 4 ऋतुएं होती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम और जून और सितंबर, और मानसून पश्चात ऋतु अक्टूबर से दिसंबर। हमारे यहाँ की जलवायु पर 2 प्रकार की मानसून हवाओं का प्रभाव पड़ता है: उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून को आमतौर पर शीत मानसून भी कहा जाता है। जिस स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी बारिश भी होती है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यदि हम भारत के 2 शहरों, एक श्रीनगर जम्मू कश्मीर, दूसरा चेन्नई तमिलनाडु के औसत तापमान की गणना करें और उनका तुलनात्मक रिकॉर्ड तैयार करें तो हमें उस स्थान की जलवायु का पता चल जाएगा। जलवायु और जंतुओं में अनुकूलन। आपने पिछली कक्षा में कुछ जंतुओं के अनुकूलन के बारे में पढ़ा है। जंतु किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों एवं अलग अलग जलवायु के अनुसार अनुकूलित है। अब हम विभिन्न जलवायु के जंतुओं के अनुकूलन के बारे में चर्चा करेंगे। किसी क्षेत्र की जलवायु जंतुओं पर गहरा प्रभाव डालती है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं। जंतुओं का यह लक्षण आचरणीय या रचनात्मक भी हो सकते हैं। जंतुओं का झुंड या समूह में चलना यह आचरणीय अनुकूलन है जो उन्हें लुटेरे या दुश्मन के समूह से बचाता है। आपने मरुस्थलीय जंतु ऊँट के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा है। अब आप नीचे के चित्र को देखकर इसके बारे में बताइए और चर्चा कीजिए। ऊँट के नाक और मुँह की क्या विशेषता है? ऊँट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है? ऊँट के पैर लंबे क्यों होते हैं? ऊँट की शारीरिक रचना में के ये सब गुण मरुस्थलीय प्रदेशों की जलवायु के अनुसार रचनात्मक अनुकूलन है। ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समीप स्थान होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्रों के कुछ परिचित देश हैं, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। अमेरिका और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले देश भारत, इंडोनेशिया, केन्या, नाइजीरिया, युगांडा आदि है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु बहुत ही सर्द होती है। यहाँ अधिकतर 6 माह तक सूर्यास्त नहीं होता तथा 6 माह सूर्योदय नहीं होता। न्यूनतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इसी अनुसार अनुकूलित रहते हैं। इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इसका शरीर शीत रोधित होता है और इसे गर्म रखा जाता है। शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती है। सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने से सहायता होती है। सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में यह आसानी से दिखाई नहीं देता। इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख भी नहीं पाते। ध्रुवीय भालू में अनुकूलन क्षमता। नख नाखून मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं। यह इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। इनके शरीर में भी सर्दी से बचने के लिए मोटी चर्बी की परत होती है। ये एक अच्छे तैराक भी है। तैरने के लिए पैरों में जाल जैसा बना होता है। इस क्षेत्र में रहने वाले अन्य प्रकार के प्राणी भी हैं, जैसे मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियार, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। मछली ठंडे समय तक जल में रह सकती है, जबकि पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसलिए वे अधिक सर्दी आते ही गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं। उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। साइबेरियाई क्रेन इसके उदाहरण है, जो साइबेरिया से भारत में राजस्थान एवं हरियाणा के सुल्तानपुर में सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जंतुओं में अनुकूलन। हमारा देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु सामान्यतः गर्म और नर्म होती रहती है। इसके कारण यहाँ के वर्षा वन घने पेड़ों से भरे रहते हैं। यहाँ जैव विविधता भी काफ़ी पाई जाती है। जलवायु और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारत में कई जगहों पर विशेष और अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जिन्हें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं नंदा देवी, नीलगिरी जैवमंडल, पश्चिम तटीय सह्याद्री और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र। जलवायु और पहाड़, ऊंचाई, बारिश की मात्रा जैसे भौगोलिक कारणों से हमारे देश में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, जैसे वर्षा वन, पतझड़ वन, शुष्क शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन और मरुभूमि वन। हर तरीके के वनों में अलग अलग जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसी कारण भारत में इतनी सारी जैव विविधता दिखाई देती है। हर भाग में जलवायु के कारण वनस्पति और प्राणियों में कई सारे अनुकूलन पाया जाता है। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे। एशिया और विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप में बंदरों की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वैसे बंदर सभी खंडों में पाए जाते हैं, पर वे भारतीय उपखंड में इनमें से सबसे ज़्यादा विविधता और अधिक संख्या में पाए जाते हैं। हनुमान लंगूर या भारतीय बंदरों में सबसे अधिक पाया जाता है। यह बंदर कन्याकुमारी के हिमालय के फुट हिल्स तक और राजस्थान के रेगिस्तान के उत्तर पश्चिम के घनी वर्षा वनों तक सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। विभिन्न जगह कुछ स्थानीय विभिन्नताएं होती है, पर मुख्यतः ये काले या हल्के काले होते हैं। इनके लंबे हाथ, बहुत लंबी पूंछ, छोटा अंगूठा और लंबे पैर होते हैं। वर्षा वनों में जीवित रहने के लिए यह पूर्णतः अनुकूलित है। ये तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। कोई विशेष पोषण न होने के कारण सभी तरह के जंगलों में जिंदा रह सकते हैं। इनका खाना मुख्यतः फल, फूल और नई पत्तियां रहता है। इसके लिए पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों का चढ़ना जरूरी है। इसके लिए लंबे हाथ और पैर, लंबी पूंछ उपयुक्त साबित होती है। ये चार पैरों पर चलते हैं, पर चलने से ज़्यादा कूदना पसंद करते हैं। एक टहनी से दूसरी टहनी पर आसानी से और तेज़ी से कूद सकते हैं। इनके जांघ की हड्डी की संरचना इस काम के लिए खास उपयुक्त होती है। हनुमान लंगूर हमेशा टोलियों में रहते हैं और टोलियों में खाना ढूंढते हैं। अन्य बंदरों उदारिसस और मैकॉक की अपेक्षा ये कई बार ज़मीन पर उतर जाते हैं और ज़मीन के फूल, फल तथा छोटे मोटे प्राणी खाते हैं। इन अनुकूलन के कारण ये कम घने या सूखे जगह तथा मानव बस्ती के निकट रह सकते हैं। इसी कारण यह भारतीय जंगलों का सबसे सफल जंतु है। भारत में कई जंगलों में एशियाई हाथी पाया जाता है। हाथी में हमें मौसम, जलवायु और पर्यावरण के प्रभाव से हुए कई अनुकूलन देखने को मिलते हैं। यह जंतु प्रमुख रूप से घास खाता है, परंतु इसके आकार के अनुसार बड़ी मात्रा में घास सभी मौसम में उपलब्ध न होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उनके विशाल आकार और लंबी सूंड के कारण यह वृक्षों की बड़ी ऊंचाई से टहनियाँ और पत्ते तोड़कर खा सकते हैं। जमीन पर रहने वाला भारत के वनों का अन्य कोई जीवन इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। उनकी सूंड घास काटने और चुनने के लिए तथा टहनियाँ, पत्ते तोड़कर मुंह में डालने के काम के लिए एडेप्टेड है। आकार में बड़ा होने के कारण शरीर की सतह पर वाष्पन पर्याप्त नहीं होता। भारतीय उपखंड के गर्म मौसम में यह बड़ी समस्या हो सकती है। हाथी के कान बड़े होते हैं। कान के यहाँ त्वचा पतली होती है और रक्त वाहिनियों का जाल रहता है। आपने देखा होगा हाथी हमेशा अपने कान हिलाता रहता है। इससे उसे शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अफ्रीका में गर्मी का मौसम भारत से अधिक तेज होता है। वहाँ ग्रीष्मकाल में गर्मी बहुत तेज होती है। ज़्यादा और तेज गर्मी में खुद का तापमान नियंत्रित करने के लिए अफ्रीकन हाथी के कान भारतीय हाथियों के कानों से बड़े होते हैं। यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र को पोलर रीजन कहा जाता है। अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, अधिकतम तापमान यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान यानी कि मिनिमम टेम्परेचर, प्रवास यानी कि माइग्रेशन और आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। हमने सीखा जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में सर्दी वर्ष भर रहती है। यहाँ 6 माह तक सूर्यास्त नहीं होते, 6 माह सूर्योदय नहीं होते।
वातावरण में वाष्प एवं नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। लंबी अवधि में लिए गए मौसम के आंकड़ों पर आधारित प्रतिरूप उस स्थान का जलवायु है। किसी स्थान की आर्द्रता, तापमान, वर्षा मौसम के घटक है। किसी स्थान की आर्द्रता, तापमान, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के दिन प्रतिदिन स्थिति उस स्थान के मौसम कहलाती है। तो है हमने सीखा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।